हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में चीखते गीत। कहानी नरेश कुमार, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। मणिकपुर के राजा समर सेन का पुत्र रतन सेन नृत्य संगीत कला में विद्वता हासिल करता जा रहा था। जब वह सांस छोड़ता, सारा वातावरण आनंद विभोर उठता। तपस्यारत तपस्वी मंत्र मुग्ध संगीत में हो अपना तप स्थगित कर देते। हिरण अपनी चंचलता भूल जाते। यहाँ तक कि हिंसक जीव भी अपना शिकार भूलकर उन सर लहरियों में खो जाते। और जब वह नृत्य करता, स्वर्ग की अप्सराएं भी नृत्य भूल पृथ्वी पर झांकने लगती। लेकिन समर सेन के लिए राजकुमार का संगीत की ओर रुझान चिंता का विषय बना हुआ था। ओह, इतनी पाबंदियों के बावजूद राजकुमार आज फिर नृत्य गायन सीखने गया। यह सोचते हुए राजा का चेहरा तमतमा उठा। एक क्रोधित स्वर दरबार के शांत वातावरण को रौंद गया। सैनिक, जाओ और ऋषि संगीतज्ञ को कहो कि वह हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। फिर दरबार स्थगित कर दिया गया। महाराज ने यूं क्रोधित स्वर में सैनिक क्यों भेजा? महान संगीतज्ञ श्री हरि जी को बुलाने लाने के लिए। महामंत्री जी, आप जरा हमारे कक्ष में आइए। जी महाराज। कक्ष में? क्या बात है महाराज, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ महामंत्री, हम बड़े परेशान हैं। आपको भी मेरा यूं सैनिक को भेजकर श्री हरि को यहाँ बुलाना बुरा लगा होगा। जी महाराज, मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। दरअसल मैं राज्य के प्रति चिंतित हूँ। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? भगवान आपको दीर्घायु करे महाराज। राजकुमार के होते ये तो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन राजकुमार का संगीत नृत्य में रुझान और राजकाज में दिलचस्पी न लेना तो चिंता का विषय है महामंत्री। 16 वर्ष का हो गया है, तलवार तक पकड़नी नहीं आती। आज के हालात आप जानते ही हैं। पड़ोसी राज्यों ने अपनी सैनिक शक्ति कितनी बढ़ा ली है। ऐसे में क्या नृत्य के बल पर शासन चला पाएगा वह? अब हमने सोच लिया है कि अब उसे सिर्फ युद्ध कला सीखनी होगी और नृत्य गायन को त्यागना होगा सदा के लिए। महाराज, इतनी कठोरता ठीक नहीं। आखिर वह आपके इकलौते पुत्र हैं। यही तो चिंता का कारण है कि वो हमारा इकलौता पुत्र है। आप तो जानते हैं उसको पाने के लिए कितनी मुश्किलें सही हैं हमने। जानता हूँ महाराज, जानता हूँ। राजकुमार को पाने के लिए आपने क्या नहीं किया। तीर्थ स्थान, दान, भोज आदि सब। इतनी मन्नतों के बाद पुत्र हुआ भी तो महारानी का विछोह झेलना पड़ा। जन्म से लेकर राजकुमार को पालने पोसने में आज आपकी सब मुश्किलों को जानता हूँ मैं। हाँ महामंत्री, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। आप ही कहिए मैं क्या करूँ। मेरी राय में पहले तो राजकुमार पर श्री हरि के घर जाने पर रोक लगा देनी चाहिए महाराज। और मेरी भी यही राय है। इसलिए मैंने श्री हरि को यहाँ बुलवाया है। और महाराज बीच में ही बोल पड़े थे। और ये महाराज, राजकुमार में अस्त्र शस्त्रों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्हें शस्त्रागार दिखाएं, शिकार पर भेजें, युद्ध प्रेरित कथाएं सुनाएं। इतना ही नहीं, उन्हें युद्ध में भी ले जाया जाए। इन कामों में अगर ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो करें। ये ठीक रहेगा। तभी मुझे इस तरह बुलाए जाने का कारण जान सकता हूँ राजन? कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महात्मा। क्षण भर के क्रोध में यह सब हो गया। क्रोध? मगर वो किस लिए राजन? महात्मन, आप तो जानते हैं रतन मेरा इकलौता पुत्र है और इस राज्य का अकेला उत्तराधिकारी है। इस आयु में भी उसकी रुचि राज्य के प्रति न होकर नृत्य गायन की ओर निरंतर बढ़ते जाना ही शोभ और चिंता का विषय बन गया है महात्मन। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ राजन? यह तो उसे माँ सरस्वती का वरदान है। उसमें राजकाज के प्रति रुचि पैदा कर राज्य को बचा सकते हैं आप। कैसे? संगीत से उसे दूर रखकर। नामुमकिन। संगीत तो उसके प्राण है राजन। आप राजकुमार को उसके प्राणों से दूर रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र हित के लिए आपको इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा, वरना भविष्य हमें धिक्कारेगा कि हमने उसे एक ऐसा राजा बना दिया जो ठीक से अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। आप उसके गुरु हैं महात्मन। आप उसे समझाइए कि संगीत के अलावा उसे राजकाज और युद्ध कला की ओर रुचि देनी चाहिए। हो सके तो उसे अपनी कुटिया से दूर रखिए। कोशिश करूंगा महाराज, कोशिश करूंगा मैं। अगले रोज। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा ना कहें। गायन नृत्य में कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो प्राण है मेरे। अगर आप प्राण ही छीन लेंगे तो मैं कैसे बचूंगा? राजकुमार, जो वस्तु चाहे वो नृत्य गायन ही क्यों ना हो, राज्य कर्तव्य से विमुख कर दे उसका त्याग ही श्रेयस्कर है। तुम संगीत की लगन में भूल गए हो कि तुम एक राजकुमार हो और एक राज्य के उत्तराधिकारी भी। पिताजी ठीक ही कह रहे हैं रतन।
राजकाज व युद्ध कला सीखना तुम्हारे लिए संगीत से ज़्यादा ज़रूरी है। मगर संगीता, बेकार में किसी का खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुटिया से कुछ दूर निकल आए थे दोनों। शस्त्र से किसी का खून बहाने के लिए ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी उठाने होते हैं। अब तुम यहाँ तभी आओगे जब युद्ध कला में प्रवीण हो जाओगे। यह वादा करो मुझसे रतन। क्या ये तुम दिल से कह रही हो संगीता? क्या तुम भी यह चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? संगीता कुछ सकुचा गई, क्योंकि शब्दों की भाषा में यह प्रश्न शायद पहली बार किया था राजकुमार ने। नहीं रतन, मैं तो तुम्हें देखे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुम ये चाहोगे कि आने वाला कल मुझे आरोपित करे कि तूने मणिपुर का उत्तराधिकारी छीन लिया? ठीक है संगीता, अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं युद्ध कला में प्रवीण होकर राज्य की बागडोर संभालने योग्य हो जाऊंगा। मैं उस पल का इंतजार करूंगी रतन। इस तरह रतन अपने वचन को पूरा करने में लग गया। राजकुमार, वो रहा हिरण, मारियो से। उफ, कहाँ नृत्य गायन और कहाँ बेवजह जीव हत्या के लिए इधर उधर भटकना। लेकिन संगीत और संगीता को वह एक पल भी भूल ना पाता, चाहे राज दरबार हो या कोई भी स्थान। यहाँ तक कि युद्ध कला सीखते समय भी। शाबाश! उन मधुर क्षणों की याद उसे अपनी ओर खींच ले जाती। हाँ हाँ रतन, तुम्हारा कंठ मधुर सही, लेकिन नृत्य में तुम मुझसे जीत नहीं सकते। अच्छा, तो हो गई शर्त फिर। ओह, मैं हारी। तुम्हारा नृत्य तो अप्सराओं को भी मात कर दे। मैं क्या चीज़ हूँ? सचमुच सरस्वती माँ का वरदान तो जैसे तुम्हारे शरीर में खून की तरह तैर रहा है। बस इतनी तारीफ भी अच्छी नहीं। मगर रतन, डरती हूँ मैं कि कहीं तुमसे ये कला और मुझसे तुम छिन ना जाओ। नहीं संगीता। मधुर क्षणों में खोया राजकुमार सेनापति द्वारा किए वार को झेल ना सका और नहीं, उफ! ओह, राजकुमार घायल हो गया। फौरन इसे राजमहल ले चलो और वैद्य जी को बुलाओ। क्या? राजकुमार घायल हो गया? जी महाराज। महाराज राजकुमार को देखने चल दिए। ज़्यादा चोट नहीं महाराज, घाव भर जाएगा कुछ दिनों में। सेनापति, राजकुमार को तलवार का वार लगा कैसे? मेरा ख्याल है महाराज, अभ्यास में जब मैंने राजकुमार पर वार किया तो वे किसी सोच में डूबे हुए थे जिसका मुझे पता नहीं चला, और तलवार का वार राजकुमार को लग गया। ओह, समझा। ज़रूर इसका ध्यान नृत्य गायन की ओर चला गया होगा। खैर सेनापति, इसके ठीक होने के बाद युद्धाभ्यास रुकना नहीं चाहिए इसका। जी महाराज। हुआ भी यही। रतन का युद्धाभ्यास जारी रहा। दिन इसी प्रकार गुजर रहे थे कि एक दिन, महाराज महाराज, पड़ोसी राज्य के सैनिक हमारी उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। आक्रमण का खतरा है। आक्रमण? सेनापति, फौरन जवाबी आक्रमण करो। और हाँ, राजकुमार भी इस युद्ध में हमारे साथ चलेगा। मगर महाराज, अभी युवराज युद्ध कला में इतने दक्ष नहीं है कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाया जा सके। सेनापति ठीक कह रहे हैं महाराज। महामंत्री, युद्ध रोज नहीं होते। मेरी राय में राजकुमार की परीक्षा का यही उचित समय है। आप तैयार कीजिए। सेनापति फिर राजकुमार के साथ युद्ध में चले गए। संगीता को जब राजकुमार के युद्ध में जाने का समाचार मिला, हे माँ सरस्वती, रक्षा करना उनकी। इधर घनघोर युद्ध में युवराज पड़ोसी राज्य की सेनाओं से जूझ रहा था, लेकिन उसका मन लड़ने को तैयार नहीं था। उफ, कैसे गाजर मूली की तरह इंसान कट मर रहे हैं आपस में। उधर माँ सरस्वती की उपासना में संगीता ने वीणा के तार छेड़ दिए। एक तो वैसे भी राजकुमार का मन युद्ध में नहीं कर रहा था, उस पर वीणा के स्वरों ने अजीब असर किया, और युवराज ने युद्ध से विमुख हो घोड़ा वीणा के स्वरों की दिशा की ओर दौड़ा दिया। अरे, ये युवराज कहाँ चल दिए? मुझे मालूम है ये कहाँ जा रहे हैं। तुम युद्ध क्षेत्र संभालो सेनापति, मैं लेकर आता हूँ उसे। और राजा ने घोड़ा उस दिशा में दौड़ा दिया। उपासना में लीन संगीता की एकाग्रता घोड़े की टापों ने भंग की। अरे, कहीं युवराज रतन तो नहीं? ये सोचती संगीता द्वार की ओर लपक पड़ी। उसने द्वार अंदर से बंद कर दिया था। संगीता, संगीता, अरे द्वार क्यों बंद कर दिया? और वीणा, वीणा वादन क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी वीणा के स्वर सुनने के लिए तो मैं रण क्षेत्र छोड़कर आया हूँ। राजकुमार, आप युद्ध क्षेत्र को वापस लौट जाइए, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। लेकिन संगीता। राजकुमार। गुरुदेव, गुरुदेव मत कहो। तुम राजकुमार, आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। ऐसा भी संगीत का क्या दीवानापन जो बाकी सारे कर्तव्य भुला दे। चले जाओ। तभी समरसेन भी वहां पहुंचा। राजकुमार, यूं कायर ना बनो। चलो, युद्ध क्षेत्र ही वीरों की कर्म भूमि है। राजकुमार राजा के साथ चल दिया। जब तक ये बाप बेटी यहाँ आई, युवराज का मन राजकाज में लग ही नहीं सकता। इनका कोई इंतजाम करना होगा। उसी रात दो घुड़सवार श्री हरि की कुटिया की ओर बढ़े जा रहे थे, और कुटिया में पहुंचकर वो घुड़सवार, नहीं, छोड़ दो दुष्टो मेरी बेटी को। कुटिया में आग लगा दोनों घुड़सवार जंगल में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। अगले दिन, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सैनिक, यूं घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है?
महाराज, शत्रुओं ने श्री हरि जी की कुटिया को आग लगा दी। और क्या सैनिक, और क्या? और गुरुदेव व संगीता तो ठीक है ना? बोलो। उनका कुछ पता नहीं चला युवराज। संगीता के कुछ गहने और शत्रुओं के हथियार मिले हैं, बाकी सब जलकर राख हो गया है वहां। नहीं, ये नहीं हो सकता। संगीता, संगीता! अरे राजकुमार, रुको, रुको राजकुमार! चीखता हुआ राजकुमार बेतहाशा जंगल की ओर दौड़ चला। घटनास्थल का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। भयंकर गर्जना करता चीख पड़ा था वह, हत्यारों, मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। तभी वह महाराज के साथ और लोग भी वहां पहुंचे। राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? महाराज, यह हादसा कुमार सहन नहीं कर पाए और बेहोश बेहोश राजकुमार को महल की ओर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जब युवराज को होश आया। कैसे हो पुत्र? होने पर किसी का बस नहीं बेटे। धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। अह, राजकुमार ने कुछ कहना चाहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपनी अभिव्यक्तियों का सर न दे सका। वह अपनी आवाज़ खो चुका था। इसकी आवाज़ को क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं पा रहा वैद्य जी? महाराज, युवराज उस हादसे को सहन नहीं कर सका और अपनी आवाज़ खो बैठे। ओह नहीं, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया! उफ! तभी महाराज, महाराज, प्रीतमगढ़ के राजा ने दक्षिण से आक्रमण कर दिया है। ओह, ये मुसीबत भी इसी समय आनी थी। उत्तर का हमला अभी टला नहीं, दक्षिण से भी आक्रमण। आप घबराइए मत महाराज, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराज ने नेतृत्व किया दक्षिण को जाने वाली सेनाओं का। उधर उत्तर में सेनापति मल्लुकगढ़ की सेना से जूझ रहे थे और दक्षिण में महाराज समर सेन की तलवार कहर भर पाने लगी। लेकिन पुत्र की आवाज़ खो जाने के गम और सीमाओं पर बढ़ते आक्रमणों ने राजा के बाजुओं को निरीह कर दिया। इस समय वे दो शिकारियों के बीच फंसे किसी घायल हिरण की तरह जूझ रहे थे। उनका ध्यान निरंतर राजकुमार की ओर चला जाता। ऐसे ही क्षणों में अचानक एक भाला हवा में तैरता आया और समर सेन की पीठ को चीर गया। महामंत्री! ओह, महाराज घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से शत्रुओं से जूझते महामंत्री महाराज के पास पहुंचे। ओह महाराज, ये क्या हो गया? महामंत्री! राजा की पीठ से भाला निकालने के बाद महामंत्री राजा को लेकर दुश्मनों से जूझते हुए रण क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश करने लगे। युद्ध क्षेत्र से थोड़ा दूर जाने पर महामंत्री रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। महाराज, इस अवस्था में रुकना उचित नहीं। इससे पहले कि मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ दें, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। अच्छा महाराज। आखिर महामंत्री को रुकना ही पड़ा। और जब महामंत्री को महाराज ने वह बात बताई। आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमार की आवाज़ खो जाने के लिए आप उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं? वह तो... हाँ महामंत्री, मैं ही उत्तरदायी हूँ अपने बेटे की इस हालत का। मैंने श्री हरि की कुटिया में आग लगवाई थी महामंत्री। आपने? लेकिन क्यों? कल जब राजकुमार वीणा की आवाज़ सुनकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया था, तो मैं गुस्से में उबल पड़ा। मैंने ये सोचकर कि यही दोनों मेरे पुत्र की इस हालत के जिम्मेदार हैं, गुस्से में उनकी कुटिया को आग लगवा दी और उन्हें चंदन वन के घने जंगलों में रहने को विवश कर दिया। यानी वो दोनों जिंदा हैं और चंदन वन में वे मरे नहीं? हाँ महामंत्री, लेकिन तुम मुझे वचन दो, ये राज अभी अपने दिल में ही रखोगे और इसे समय आने पर ही प्रकट करोगे। इस समय राजहित में यही आवश्यक भी है। मुझे वचन दो कि ऐसा ही करोगे, वचन दो। मैं वचन देता हूँ महाराज। घुटती सांसों के साथ महाराज ने ये शब्द कहे। महामंत्री, मैं अपना राज्य और राजकुमार आपके हवाले करता हूँ, इनकी रक्षा करना। और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सारा मणिकपुर शोकग्रस्त हो गया। महाराज की चिता को अग्नि दे दी गई। अभी चिता की लकड़ियां आग भी ना पकड़ पाई थी कि महामंत्री मल्लुकगढ़ के राजा ने इस बार भारी सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। इस समय अब क्या होगा? शब्द नहीं थे, मगर उसकी चीख आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर गई थी। उसके अंतर्मन की आबो हवाएं पूरे उफान पर जा पहुंची थी। आइयो! फिर वह सैनिकों के साथ रण क्षेत्र की ओर बढ़ता चला गया। उसने युद्धभूमि में जाते ही भयंकर मारकाट मचा दी। माणिकपुर के सैनिकों के उखड़ते पांवों को सहारा मिला। राजकुमार के रण कौशल और माणिकपुर के सैनिकों के उत्साह और साहस के कारण भागो, अरे भागो, ये तो साक्षात शिव है। बेकार में हमारे राजा कहते थे कि ये केवल नृत्य गायन ही जानता है। हैरानी, डर, विरोध सैनिकों पर छा सा गया और जब वे मैदान छोड़कर भाग निकले और उधर मल्लुकगढ़ के राजा ने जब दक्षिण की बुरी तरह से हार की खबर सुनी तो अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस तरह मणिपुर में शांति छा गई। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चलो, अब थोड़ी शांति से तो जिएंगे। हमारे सैनिकों ने विरोधी सैनिकों को यूं खदेड़ दिया जैसे विरोधी मोम के बने हों।
अब कोई विरोधी इस ओर देखेगा भी नहीं। यह सब राजकुमार की बदौलत ही हुआ है। राजकुमार जिंदाबाद। सभी नागरिक रण क्षेत्र से लौटते राजकुमार के स्वागत के लिए झूम नाच रहे थे। चारों ओर नैनाभिराम दृश्य था। युवराज रतन सेन की जय। मगर युवराज तो कुछ और सोच रहा था। जिस संगीत के कारण मेरा सब कुछ लुट गया, उसे मैं अपने राज्य में बचने नहीं दूंगा। और उसने साथ चलते सैनिक के हाथ से अचानक भाला छीन लिया और उछाल दिया झूमती गाती भीड़ में। बंद करो ये सब। अचानक खुशियों भरा संगीत वातावरण शांत हो गया। फिर राज्य में एक आदेश घुमाया गया जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुनो सुनो नगरवासियों, हमारे नए महाराज के आदेशानुसार सभी प्रकार के नृत्य संगीत समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी नागरिक इस आदेश का उल्लंघन ना करे। अब रतन सेन के व्यक्तित्व में भारी परिवर्तन हो गया था। सिर्फ एक ही शब्द हथौड़े की तरह बज रहा था उसके दिमाग में, बदला। उपस्थित सज्जनों, महाराज का विचार है कि विपरीत परिस्थितियों में पड़ोसी राज्यों द्वारा किए व्यवहार और आक्रमण का जवाब देने का समय आ गया है। अब हमें बदला लेना होगा। महाराज, हम बदला जरूर लेंगे। सेनापति जी, आपको आदेश दिया जाता है कि नए सैनिक भर्ती किए जाए, उनको युद्ध कला का आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक 1 माह बाद हमें आक्रमण कर बदला लेना है। महाराज की जो आज्ञा। मैं आज से ये काम शुरू कर देता हूँ। बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा। शस्त्रागार में नए शस्त्र जुट गए। समय अनुसार पड़ोसी मलूक पर आक्रमण कर दिया गया। घमासान युद्ध हुआ और हत्यारे, कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मलूकगढ़ को जीत लिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। फिर अपने राज्य में लाकर रतन सेन ने उसे हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। हा हा, चीखो और चीखो। अब यही मुझे पसंद भी है। मैं तो अब चारों दिशाओं से चीख ही सुनना चाहता हूँ, सिर्फ चीख। ओह, कितना अमानवीय लग रहा है ये सब। इससे अच्छा तो इसे रण क्षेत्र में ही मार देते। मलूकगढ़ से बदला लेने के बाद उसने अन्य दुश्मन राज्यों पर भी सफल आक्रमण करके उन्हें भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। सारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा मैं। मुझे रुलाकर मेरा जीवन संगीत छीनने वालों, खून के आंसू रुलाऊंगा सबको। दुश्मनों से बदला लेने के बाद भी वह शांत न बैठा। उसकी युद्ध पिपासा मरी नहीं। अब एक क्रूर व्यक्तित्व नजर आने लगा था वह। महाराज, खजानगढ़ के राजा ने संगीत नृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उसकी यही हिम्मत! इसका मतलब एक और युद्ध। महाराज, इसने अपनी पोते के जन्म पर थाली बजाई थी। क्षमा करें महाराज, गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। और माफ कर दूं तुझे? नहीं, कभी नहीं। नृत्य संगीत का रसिया तलवार का रसिया बन गया था। क्रूरता तो जैसे उसका जीवन का अंग ही बन गई थी। संगीत से चिढ़ हो गई थी उसे। उसकी क्रूरता का तांडव चारों दिशाओं में गूंजने लगा था। पड़ोस के सभी राज्यों को आतंकित कर रखा था उसने। महाराज रतन सेन से कहना, हमें उनकी संगीत पर प्रतिबंध की सभी शर्तें मंजूर हैं। और कोई चारा भी तो नहीं। क्या बात है भैया, पहला पोता हुआ फिर भी कोई गीत संगीत नहीं? तुम्हें तो महाराज के नए आदेश का पता है। ऐसी गलती करके मुझे अपनी खाल नहीं उधड़वानी। उफ, यहाँ भी संगीत, गीत और प्रेम भाव बिना सभी खुशियों जैसे खत्म सी हो गई थी। रतन सेन की क्रूरता पड़ोसी राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके अपने राज्य के लोगों में भी दहशत का प्रेत बनती जा रही थी। अब पनगढ़ पर पनिहारियों के गीतों की रस में बहार न थी। न कोई उत्सव की चहल पहल, ना ही त्योहारों की खुशियाँ। मिलजुल कर रहने वाले नागरिक अब एक दूसरे से कटे कटे से रहते। रतन सेन जिस रास्ते से गुजरता, मुरझाए और दहशत भरे चेहरों से उसका स्वागत होता। छोड़ना माँ, मैं इसे बजाकर राजा का स्वागत करूंगा। नहीं पुत्र, इसे नहीं बजाना। नहीं नहीं, हमारे राजा को संगीत पसंद नहीं। ये कोई कम चिंता का विषय ना था। पड़ोसी राज्यों से बढ़ती दुश्मनी और खत्म होते आपसी सौहार्द के लिए सभी चिंतित थे। न जाने कब तक हमें युद्ध झेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रेम भाव, मित्रता की भावना तो खत्म समझो दुनिया से। जब से महाराज रतन समर सेन की मृत्यु हुई है, तब से महाराज को कभी खुश रहते नहीं देखा। उनकी खुशियों को तो जैसे ग्रहण लग गया हो। न जाने कब वही खुशियों भरे दिन आएंगे। महाराज समर सेन की मृत्यु के साथ ही हंसी खुशी तो लुप्त हो गई इस राज्य से। माँ सरस्वती उनके सुर लौटा दो, ताकि वातावरण को फिर वही सुरमयी शुद्धता मिल सके, थिरकन मिल सके फूल पक्षियों को। और सबसे ज़्यादा चिंतित है महामंत्री शिवदूत। ओह, रतन सेन के व्यवहार में इतना परिवर्तन! इसकी तो स्वर्गीय महाराज ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। उनकी तो केवल यही इच्छा थी कि कला और राजनीति में समन्वय हो। मैंने उन्हें जब भी समझाना चाहा, उनकी आंखों से ढलके आंसुओं ने मुझे रोक दिया। उफ, ना जाने कब तक महाराज यूं भीतर ही भीतर घुटते रहेंगे।
यह वही रतन सेन है, अब तो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके मधुर स्वरों में सरस्वती माँ भी गदगद हो उठती थी, जिसके नृत्य को देखने के लिए इंद्र की गर्वित अप्सराएं भी व्याकुल रहती थी, जिसकी वीणा के सुरों को सुनने के लिए प्रकृति भी मैन हो जाती थी। वही रतन सेन आज स्वयं मौत है और कुछ कुछ मौन है और कुछ कुछ विचलित भी और क्रूर व्यक्तित्व बनता जा रहा है। बस अब और नहीं, इस राज्य राजा और प्रजा की भलाई के लिए मुझे संगीत नृत्य पर लगे प्रतिबंध को तोड़ना ही होगा। किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर संगीत को वापस लाना ही होगा रतन सेन के जीवन में। और उसका बस एक ही उपाय है, बस एक ही। और महामंत्री अपने सोचे हुए उपाय को पूरा करने के लिए चल दिए। और अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही संगीत के मधुर स्वर प्रतिबंधित वातावरण में घुसपैठ करने लगे। संगीत की स्वर लहरियां वातावरण को मानो नया जीवन देने लगी। चारों ओर मधुरता छा गई, पक्षी चहचहाने लगे, हिरण कोलाचे भरने लगे और मानो प्रकृति फिर से झूम उठी। सभी हतप्रभ थे, सभी और खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन मधुरता प्रदान करने वाली ये स्वर लहरियां रतन सिंह की क्रूरता की ओर उबाल दे गई और उसके मन में क्रोध उठे ये विचार, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्रोधित रतन सेन सुर की दिशा में तलवार लिए दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर हैरान हो गया रतन सेन। अरे, ये रास्ता तो गुरुदेव श्री हरि की कुटिया की ओर जाता लगता है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, अरे वैसी ही कुटिया, मगर ये तो जल गई थी। उसका क्रोध शांत हो चुका था। उस स्थान का वातावरण आज भी वैसा ही था जैसा कि पहले, सब कुछ वैसा ही। वीणा के तारों से निकलती स्वर लहरियां भी वैसी ही जैसा संगीता बजाया करती थी। व्याकुलता उसके हृदय में उमड़ घुमड़ पड़ी। अनजानी आशा लिए वह कुटिया की ओर दौड़ पड़ा और जैसे ही वह कुटिया के द्वार पर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी और उसके मुंह से एक अपुष्ट स्वर निकला और उसके मुंह से एक शब्द फूट पड़ा, संगीता। राजकुमार रतन सेन। भाव विभोर रतन सेन आगे बढ़ा और रतन सेन, संगीता। तभी वातावरण में कई खुशियों भरे स्वर गूंज उठे, महाराज रतन सेन की जय। ओह, ये कैसी आवाजें? राजकुमार के सीने में उमड़ते आशंकाओं के भाव को महामंत्री ने उनसे संबंधित घटना बताते हुए कहा। ओह, तो ये सब पिताजी ने? हाँ, मगर ये सब तुम्हारी और राज्य व प्रजा की भलाई को देखते ही किया गया था, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए शायद यह आवश्यक भी था। कोई भी राज्य सिर्फ नृत्य संगीत के बल पर ही नहीं चलाया जा सकता। सैनिक शिक्षा भी जरूरी होती है और राष्ट्र व समाज हित के लिए नृत्य संगीत व राजनीति में समन्वय होना जरूरी है। ओह, मैं समझ गया। शायद पहले समझ जाता तो ये सब घटित ही ना होता। इस प्रकार राज्य में संगीत नृत्य पर लगे प्रतिबंध उठा लिए गए। स्वर लहरियां फिर गूंज उठी, लेकिन अब एक अंतर था। संगीत, नृत्य और राजनीति में समन्वय था। मणिकपुर अब खुशहाल व शांतमय था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।